डॉक्टर विवेक देवराय जी, चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कुमायूं लिटरेरी फेस्टिवल की को फाउंडर श्रीमती आशा बत्रा जी, प्रसिद्ध फिल्म मेकर श्री राहुल रवैल जी, क्यारी के फाउंडर, यहाँ के एक उभरते युवा श्री अरहन बागती, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित ऑथर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों। जिस जगह स्वयं मां सरस्वती का वास हो, अभी जिसका जिक्र डॉक्टर विवेक देवराय साहब ने किया है, और जो विश्व का एकमात्र शारदा पीठ हो, वहाँ लिटरेरी फेस्टिवल होना, राइटर्स थिंकर्स का जमावड़ा लगना, मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह के फेस्टिवल न होना ये बड़ी बात है। मैं बधाई दूंगा आयोजकों को, और जो लोग बाहर से आए हैं उनका हृदय से स्वागत भी करूंगा। एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर शिक्षा और बौद्धिक प्रेरणा का केंद्र रहा है। जो जगह परंपरा का ऊर्जा क्षेत्र होता है, वहां अगर ज्ञान, विचार और कल्पना शक्ति पर प्रहार होता है, तो इसका सीधा मतलब है कि दुनिया को देखने का दरवाजा बंद हो जाता है। दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लंबे समय तक, कई दशकों तक एक ऐसा वातावरण बना जिसने विकास और विचार, डेवलपमेंट एंड थिंकिंग, दोनों के प्रवाह को रोक दिया। मुझे लगता है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति ने अगस्त 2019 में एक अद्भुत फैसला हुआ, और मैं कह सकता हूं कि संस्कृति के अनमोल माध्यम, कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत फिर से जीवंत होने लगे। डल के किनारे आयोजित कुमायूं लिटरेरी फेस्टिवल में आज मैं सभी सम्मानित राइटर्स, थिंकर्स, कलाकार, फिल्म जगत से जुड़े प्रबुद्ध जन और बाकी अतिथियों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। कला और संस्कृति की जागृत भूमि जम्मू कश्मीर में इस फेस्टिवल के आयोजन के लिए अरहन को और सभी ऑर्गेनाइजर्स को विशेष रूप से मैं धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, आजकल अगर इंडियन ऑथर्स को कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है तो उसकी बड़ी चर्चा होती है। भारतीय साहित्य, लोग कहते हैं कि फाइनली शिखर पर पहुंच गया है और उसे वैश्विक पहचान मिल गई है। मेरा मत इस मुद्दे पर थोड़ा भिन्न है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारी भाषाई विविधता अन्य साहित्यिक सभ्यताओं से काफी पुरानी है। इस पर एक बड़ा विशद और विस्तृत वर्णन आपने देवराय साहब से सुना है, और इसकी एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही हमारे देश में। अगर हम अपनी विरासत को देखते हैं तो महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, वल्लथोल, तिरुवल्लुर, कल्हड़, बाद में नानक, गंगा देवी, लल्लेश्वरी, कबीर, टैगोर, निराला, महाश्वेता देवी, रामधारी सिंह दिनकर, अनेक नाम और लिए जा सकते हैं। जैसे लेखकों की अनंत श्रृंखला है जिसने भारतवर्ष की संस्कृति और इतिहास दोनों को समृद्ध बनाया है। देवराय साहब ने महाभारत से लेकर पुराणों तक काफी काम किया है, और वो इस बात से सहमत होंगे कि सभी साहित्यों का दायरा बहुत बड़ा था। उसमें समस्त मानवता की बात थी,
और उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की उसमें झलक भी मिलती थी, जिसकी चर्चा आज बहुत हो रही है। हमारी ग्लोबलाइज्ड थिंकिंग स्वाभाविक रूप से वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है। इतिहास में बहुत पीछे न जाते हुए अगर आप सिर्फ देखें कि जब 7वीं शताब्दी में कश्मीर में नीलमत पुराण लिखा जा रहा था, तो उस समय विश्व के लिटरेरी सर्कल में क्या हो रहा था। जब शिल्प शास्त्र की रचना हुई थी तो समकालीन विश्व में और कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था। पूरा इतिहास टटोल कर देखिए, आपको कुछ विशेष नहीं मिलेगा भारत को छोड़ बाकी दुनिया में। 11वीं शताब्दी में जब कल्हण राज तरंगणी लिख रहे थे और नन्नया आदि कवि तेलुगु में महाभारत का अनुवाद कर रहे थे, उस समय विश्व के अन्य भागों के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके समकालीन कोई ऐसी महत्वपूर्ण रचना आपको देखने को नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कि साहब ठीक है, भारतवर्ष का इतिहास बहुत समृद्ध था, लेकिन हमें अतीत में जाने की क्या जरूरत, हमें तो वर्तमान देखना चाहिए। मैं मानता हूं हमारा अतीत समृद्ध था, वर्तमान में भी अतीत से प्रेरणा लेकर हमारे साहित्य ने समृद्धि का परचम लहराया और मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ी के राइटर्स इसे और ऊंचाई पर ले जाएंगे। मित्रों, एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहूंगा। ये कोई संयोग नहीं है कि आज भारतीय भाषाई साहित्य को अनुवाद ट्रांसलेट करने की होड़ मची हुई है। मैं कह सकता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एक साथ इकोनॉमिक रिनेसां और कल्चरल रिनेसां और साइंटिफिक रिनेसां तीनों देख रहा है। आज इस लिटरेरी फेस्टिवल में कल्चरल फील्ड पर फोकस करते हुए एक बात मुझे और कहनी है। हमारा साहित्य हमेशा से गतिशील रहा है और हमने अन्य भाषाओं को भी महत्व दिया है, उन्हें स्वीकार किया है, उनका सम्मान किया है और उनकी विशिष्टता में भी अपना योगदान देने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर देश के साहित्य और संस्कृति का ऊर्जा क्षेत्र है, जिसमें विविध धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का संगम देखने को मिलता है। आज जरूरत है कि एक बार फिर से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भावनात्मक एकता को मजबूत बनाया जाए और ये पवित्र कार्य राइटर्स, थिंकर्स और कलाकार ही कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत से प्रबुद्ध जनों ने कथा सरित सागर पढ़ा होगा। जम्मू कश्मीर के प्रकांड विद्वान पंडित सोमदेव ने सन 1603 से लेकर सन 1063 से लेकर 1081 के बीच उसकी रचना की थी। वो पुस्तक कश्मीरी साहित्य वृहत कथा से प्रभावित थी और 900 साल बाद जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तब पूरे लिटरेरी वर्ल्ड में हंगामा मच गया। लोगों में चर्चा शुरू हुई कि फैंटेसी स्टोरी टेलिंग की विधा में उस दौर में जम्मू कश्मीर का लिटरेचर एवरेस्ट के शिखर पर था, उसकी ऊंचाई को कोई छू नहीं सकता था। कश्मीरी भाषा में लल्लेश्वरी ने जो लिखा है वो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या फिर खेत में काम करने वाला अनपढ़ किसान हो, सभी में लाल देद के बाख यानी वाक्य मौजूद है। हब्बा खातून के अल्फाज हों या फिर नुंद ऋषि की मिस्टिक बातें हों, सब इसी जमीन से निकलकर दुनिया भर में पहुंची हैं और उन्होंने पूरे संसार को बताया है कि साहित्य का भाईचारा बड़ी आसानी से मजहब की हदों को पार कर सकता है। आधुनिक युग में दीनानाथ नादिम, मास्टर जिंदा कौल, महजूर, सर्वानंद कौल प्रेमी, रहमान राही, पद्मा सचदेव, ऐसे अनेक लोगों ने साहित्य सृजन को जागृत रखा है। हमारे देश का शास्त्रीय संगीत
जिसमें 2 धाराएं निकली हैं, उसकी भी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई थी। मैं पंडित भातखंडे जी की एक किताब कभी पढ़ा था, मेरी दक्षिण भारत की संगीत यात्रा। उस किताब में भातखंडे जी ने लिखा है कि संगीत रत्नाकर के रचयिता सारंग देव के पूर्वज सोढल यहीं जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और बाद में पूरा परिवार महाराष्ट्र चला गया। ये सभी उदाहरण इस बात के प्रतीक हैं कि भारतवर्ष का सांस्कृतिक बोध और राष्ट्रीय चेतना सनातन काल से जम्मू कश्मीर से गहराई से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर मात्र भारतवर्ष का अंग नहीं है बल्कि अंश भी है। जम्मू कश्मीर में कल्चरल रिनेसां के लिए पिछले 2-2.5 वर्षों से प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ की लाइब्रेरीज को आधुनिक बनाना, बुक्स ऑन व्हील्स की शुरुआत करना, डिजिटाइजेशन के लिए गंभीर प्रयास करना, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में डिजिटल लाइब्रेरी बने, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अलग अलग हिस्सों में यूथ सेंटर्स के माध्यम से वाद संवाद की और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक आयोजन हो, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। इन आयोजनों की वजह से कुछ लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ रही है और लोग यहां कहने लगे हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत क्या है। मेरा जवाब बड़ा सीधा और सिंपल सा रहता है, संस्कृति ही समाज का दर्पण है। जब एक आकांक्षी समाज विकसित होता है तब उसके सभी अंगों में प्राण आते हैं, एक नई ऊर्जा का जन्म होता है जो कला के रूप में लोगों के सामने आता है। एक राइटर, एक थिंकर और एक कलाकार के अंदर जो कुछ ओवरफ्लो होता है उसकी अभिव्यक्ति से ज्यादा उसकी और इच्छा नहीं होती है। इसलिए साहित्य और संस्कृति ही हमारा असली खजाना है और निस्वार्थ भाव से उस परंपरा की सेवा में लगे साधक हमारे असली हीरे और जवाहरात वही हैं। एक छोटी सी कहानी कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा कि भाई, तुम्हारे गाने को जब भी सुनता हूं ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा गाने वाला कोई है नहीं। पूरे पृथ्वी पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, और जहां तक तुम पहुंचे हो शायद दूसरा कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मेरे मन में ख्याल आया कि तानसेन, तुमने भी तो किसी से सीखा होगा, तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा। क्या तुम बताओगे कि कौन है तुम्हारा गुरु और क्या कभी उनसे मुलाकात करा सकोगे? तानसेन ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे गुरु जी हैं और सच कहूं तो मैं गुरु जी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन मुलाकात में एक बड़ी कठिनाई है कि गुरु जी कभी राज दरबार नहीं आएंगे और न ही हमारे कहने पर गाएंगे। उनसे अगर मिलना है तो चोरी छिपे मिलना होगा। और एक रात यमुना के किनारे सम्राट अकबर और तानसेन छिप कर बैठ गए और जब भोर हुई तो तानसेन के गुरु संत हरिदास ने जब गाना शुरू किया, जब तक संत हरिदास गाते रहे तब तक अकबर और तानसेन दोनों की आंखों से निर्झर आंसू गिरते रहे। दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं बोला। जब लौटने लगे राजमहल के पूरे रास्ते दोनों रोते हुए वापस लौटे। राजभवन पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई। गेट पर जब दोनों अलग होने लगे तो अकबर ने एक सवाल किया, तानसेन, तुम अपने गुरु की तरह क्यों नहीं गाते हो? तानसेन ने कहा, महाराज, इसका जवाब बड़ा सीधा है। मैं कुछ पाने के लिए गाता हूं।
और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है, इसलिए वो गाते हैं। ये भारतवर्ष ऐसे कलाकारों की भूमि रही है, ये हमारी परंपरा रही है। आज के कार्यक्रम में एक सेशन जम्मू कश्मीर के आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर भी है। इस संबंध में संक्षेप में 2 बात कहूंगा। गत वर्ष जुलाई में हम सब ने निर्णय किया था कि सभी धर्मों से जुड़े ऐतिहासिक धरोहरों को आइडेंटिफाई करके उनके रिवाइवल और रेस्टोरेशन पर काम किया जाएगा। पहले चरण में कश्मीर डिवीजन के 17 तथा जम्मू डिवीजन के 18 आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर काम प्रारंभ हो गया है और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि सांस्कृतिक चेतना की जीती जागती इन धरोहरों को उनके पुराने स्वरूप में स्थापित करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। साहित्य एवं कला के क्षेत्र में दीपस्तंभ की तरह काम करने वाले जम्मू कश्मीर में राइटर्स और थिंकर्स की इस तरह की बैठक पुरानी रवायत को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है। देश भर से राइटर्स, थिंकर्स, फिल्म से जुड़े लोग यहाँ आए। ये परंपरा भविष्य में चलती रहे, इसकी कोशिश की जा रही है। क्षेत्रीय भाषाएं संपूर्ण राष्ट्र की भावनाओं के आदान प्रदान की भाषा रही हैं। कई बार एक शब्द का जिक्र होता है, भाषाई सद्भाव। मेरा मत है कि भाषाई सद्भाव ही भावनात्मक एकता को मजबूत बना सकता है। कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, पंजाबी, हिंदी भाषा की मिठास, कला की भूमि जम्मू कश्मीर से निकलकर देश के अन्य भागों में पहुंचे, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। दूसरा मकसद, राइटर्स की उदात्त चेतना को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो जम्मू कश्मीर की साहित्य एवं कला की महान अद्वितीय परंपरा को आगे बढ़ाए। एक फिल्म पॉलिसी भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है। सोपियां और पुलवामा में प्रशासन ने प्रयास करके सिनेमा हॉल भी चालू कर दिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिलों में सिनेमा हॉल नहीं हो वहां सरकारी तौर पर प्रशासन सिनेमा हॉल का निर्माण करे। श्रीनगर में डॉक्टर विजयधर और आइनॉक्स ने एक मल्टीप्लेक्स शुरू किया है। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 30 जनवरी से लेकर के और अभी कुछ दिन पहले तक 1,61,00,000 से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर देश के विदेश और दूसरे देशों के हिस्सों से आकर के वापस जा चुके हैं। ये बदलते जीवंत जम्मू कश्मीर का प्रतीक है। मित्रों, ये कोशिश हो रही है जम्मू कश्मीर में प्रतिभाशाली राइटर्स, नौजवान सही प्लेटफॉर्म पा सकें। मिशन यूथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर अनेक प्रयासों के जरिए इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। राइटर्स तथा कला के अलग अलग माध्यम पर काम कर रहे सभी लोग समाज की जीवंतता के प्रतीक हैं और इसी प्रकार देश और दुनिया में फैले, ये कोशिश की जाएगी। साहित्यकार के अंदर जो बोध होता है, सीमाओं के परे उसके विचारों का जो विराट होता है, वह सदैव पूरे समाज का पथ प्रदर्शन करता है। मुझे विश्वास है कि साहित्य कला के क्षेत्र में जो प्रयास थोड़ा बहुत हम सबने शुरू किया है वो लोगों में जरूर गति पकड़ेगा। देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी राइटर्स का, थिंकर्स का, फिल्म जगत से जुड़े लोगों का मैं स्वागत करता हूं और कुमायूं लिटरेरी फेस्टिवल सही मायने में यहाँ की संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। चलते चलते 2 लाइनें कहकर बात खत्म करूंगा कि कभी साया है, कभी धूप मुकद्दर मेरा,
कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, होता रहता है यूं ही कर्ज बराबर मेरा। टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समुंदर मेरा, कभी मुझ में समुंदर मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।